क्या आपको पता है सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रेन ही होती है। कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं होती है जो डीजल इंजन से चलती है ना। इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को देखकर आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि यह जो ऊपर का वायर है, जब ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड में चलती है तो यहाँ पर स्पार्किंग क्रिएट क्यों नहीं होती। और यदि आपने ज़्यादा सोचा तो यह भी सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठे हुए पर्सन में करंट क्यों नहीं लगता। और एक चीज़ यदि आपने नोटिस की हो तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में ऊपर की तरफ एक ही वायर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसके अंदर 3 फेज मोटर काम में ली जाती है। फिर वह एक वायर से कैसे चलती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को न्यूट्रल वायर ट्रेन के ट्रैक से मिलता है, तो फिर क्या हम ट्रेन के ट्रैक को टच करेंगे तो क्या हमें ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं। इन सब के अलावा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होती है उसमें जो मोटर यूज होती है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, क्योंकि वह एक अलग ही टाइप की मोटर है। तो इन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेते हैं और सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इनके अलावा यदि कोई और आपका क्वेश्चन रह गया है तो वो बीच में कवर होता जाएगा। वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सभी ट्रेन इलेक्ट्रिक है तो यार हमने तो ट्रेन के अंदर बड़े बड़े इंजन देखे हैं जो बहुत आवाज़ करते हैं, और आप बोल रहे हो सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक होती है। तो दोस्त, जो डीजल इंजन होता है जो ट्रेन के अंदर यूज होता है वह डायरेक्ट ट्रेन को रन नहीं करवाता, वह एक जनरेटर के थ्रू जुड़ा रहता है, और यह जनरेटर ट्रेन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और फिर जो ट्रेन के व्हील है उनके साथ में मोटर अटैच रहती है, उनको सप्लाई करता है। इंजन के हर पेयर ऑफ व्हील पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। अब जनरल सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा कि डायरेक्ट इंजन से ट्रेन को क्यों नहीं चलाते। जो इंजन होता है वह मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, और फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, और फिर मोटर वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो फिर डायरेक्ट इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को हम क्यों यूज में नहीं करते, क्यों इस एनर्जी को इतनी जगह पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो डीजल इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि ट्रेन बहुत ज्यादा हेवी होती है, और जब इंजन को डायरेक्ट यदि ट्रेन के व्हील से कनेक्ट किया गया तो इंजन में कंसेप्ट आ जाता है ट्रांसमिशन का, क्योंकि बिना गियर बॉक्स के हम ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लच भी चाहिए ट्रेन को रोकने के लिए और गियर भी चाहिए स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। तो इस केस में जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसको बहुत ज्यादा हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग फेज में एक तो इंजन के आरपीएम कम होंगे, तो जब आरपीएम कम होंगे तो इंजन इतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा जो ट्रेन को आगे चला सके। और दूसरा रीजन यह है कि जो डीजल इंजन है उसको हम 2 ही व्हील से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें कपलिंग्स को यूज में लेना होगा इंजन को व्हील से कनेक्ट करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा हेवी वेट को आगे चलाने के लिए यह जो कपलिंग्स है यह एफिशिएंट नहीं है। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्शन मोटर भी बोलते हैं इसको। यह मोटर डायरेक्ट एक गियर के थ्रू इंजन के व्हील से ही जुड़ी रहती है। और इलेक्ट्रिक मोटर जब स्टार्ट होती है तो यह जो ट्रैक्शन मोटर है यह 0 आरपीएम से ही मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने लग जाती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मोटर यूज होती है उसके खास बात मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डीसी मोटर भी यूज होती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज होती है। सबसे पहले डीसी मोटर की बात करते हैं। इस मोटर का नाम है डीसी सीरीज वाउंड मोटर। पहली बात तो डीसी मोटर इसलिए यूज ली जाती है क्योंकि डीसी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है यदि एसी मोटर से कंपेयर करें तो। और दूसरा, डीसी मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना बहुत आसान है। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डीसी मोटर एसी मोटर से क्यों ज्यादा पावरफुल होती है, कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करना। अब इस सीरीज मोटर की खास बात यह है कि यदि इसको नो लोड पर स्टार्ट किया गया तो इसकी स्पीड डेंजरसली हाई होती है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ में ही स्टार्ट किया जाता है। पहले उस पर फुल लोड डाला जाता है फिर उसको स्टार्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में तो लोड की कोई कमी नहीं है, तो जब यह मोटर स्टार्ट होती है तो जितना इस पर लोड पड़ता है उतना ही यह ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। आसान भाषा में कहूँ तो इस मोटर को उतना ही ज्यादा मजा आता है जब इंजन के पीछे ट्रेन की बोगियां जोड़ते ही जाओ, जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ही ज्यादा पावर जनरेट करेगी यह। और दूसरी बात, इस ट्रैक्शन मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए कोई ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोटर के फील्ड को कंट्रोल करके इसकी स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। और यदि इमरजेंसी ब्रेकिंग की भी जरूरत हुई तो इस मोटर के फील्ड को यदि रिवर्स कर दिया गया तो यह रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, और यह अच्छा खासा ब्रेकिंग का भी काम करती है, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में IGBT कंट्रोल 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है।
क्योंकि डीसी मोटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्यूटेटर और ब्रशेस। इनकी वजह से मोटर के अंदर स्पार्किंग भी होती है और मोटर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज में ली जाती है, तो इसमें ब्रशेस का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसका टॉर्क भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इस मोटर की स्पीड को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना हो तो जस्ट फेज सीक्वेंस बदलने की जरूरत है। यहाँ पर IGBT कंट्रोल का मतलब है, IGBT एक ट्रांजिस्टर है जिसका यूज इन्वर्टर में किया जाता है जो DC को AC में बदलता है। और एक्चुअली में यह 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल इन्वर्टर के थ्रू ही किया जाता है और इन्वर्टर में यह IGBT ही होता है जो इस मोटर को कंट्रोल करता है। IGBT हमारे जो फैन का रेगुलेटर होता है जो उसकी स्पीड को कम ज्यादा करता है, उसी का एडवांस वर्जन है। फैन के रेगुलेटर में SCR लगा रहता है। तो पहले के टाइम में AC मोटर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी के स्विच है जो मोटर की स्पीड और टॉर्क को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और DC मोटर को आज भी कंट्रोल करना आसान है और पहले भी कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता नहीं है। लेकिन इसकी बार बार मेंटेनेंस की वजह से अब इसको कम यूज में किया जा रहा है, जबकि पावरफुल DC मोटर ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होती है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इस मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है और यह रिवर्स डायरेक्शन में भी उतनी ही स्पीड में चलती है जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। आपको तो पता ही है ट्रेन के इंजन दोनों साइड में फुल स्पीड पर चल सकता है, क्योंकि उसमें मोटर यूज होती है। और यदि वहीं पर इंजन होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इंजन फुल स्पीड में चला जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में वापस लाने के लिए या तो हमें इंजन को टर्न दिलवाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें इंजन के अंदर एक अलग ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी जो ट्रेन को रिवर्स डायरेक्शन में भी उतनी ही स्पीड में चला सके। तो यह थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मोटर यूज में ली जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जब ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा है तो इस वायर के और पेंटोग्राफ के बीच में स्पार्किंग क्रिएट क्यों नहीं होती। एक्चुअली में यहाँ पे स्पार्किंग क्रिएट होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। जिस वायर से ट्रेन को सप्लाई मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर, और यह जो कॉन्टेक्ट वायर के ऊपर वायर है इसको बोलते हैं कैटेनरी वायर। करंट सिर्फ कॉन्टेक्ट वायर में ही फ्लो होता है, कैटेनरी वायर तो कॉन्टेक्ट वायर को सपोर्ट देता है और एकदम स्ट्रेट रखता है, स्पेन क्रिएट नहीं होने देता कॉन्टेक्ट वायर में। जो कॉन्टेक्ट वायर होता है वह स्टैंडर्ड कॉपर वायर का होता है और जो पेंटोग्राफ होता है उसके ऊपर ग्रेफाइट की कोटिंग की जाती है और ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ट्रेन के ऊपर यह जो स्ट्रक्चर है जो कॉन्टेक्ट वायर से टच रहता है इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो हमें कोई स्पार्किंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन नाइट के टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हो हल्के से स्पार्किंग देखने को मिलेगी जैसे कोई स्टार ब्लिंकिंग कर रहा है। और दूसरी कंडीशन, जब पेंटोग्राफ का कनेक्शन कॉन्टेक्ट वायर से छूट जाता है और बीच में थोड़ा सा एयर गैप रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है और एयर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। तो यहाँ पर स्पार्किंग क्रिएट होने लग जाती है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेंटोग्राफ अपनी हाइट को एडजस्ट करता रहता है हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू और कॉन्टेक्ट वायर पर प्रेशर से जुड़ा रहता है। जो कॉन्टेक्ट वायर होता है उसको बार बार नहीं बदल सकते, इसलिए स्टैंडर्ड कॉपर वायर को यूज में लिया जाता है। और पेंटोग्राफ के अंदर ऐसी मेटल यूज में ली जाती है जो एक सॉफ्ट मेटल होती है। यदि पेंटोग्राफ और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में फ्रिक्शन होता है तो पेंटोग्राफ की मेटल ही घिसने लग जाएगी, कॉन्टेक्ट वायर को कुछ नहीं होगा, वह एकदम सेफ रहेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अंदर बैठे पर्सन को क्यों इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की थोड़ी सी वर्किंग को समझना होगा। जो ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर होता है वह एक फेज वायर होता है और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ट्रेन के ट्रैक से मिलता है। जो ओवरहेड वायर होता है उसमें 25 किलोवाट की सप्लाई दी जाती है और हर 40 से 60 किलोमीटर के बीच में रेलवे का पावर हाउस होता है जो इस कॉन्टेक्ट वायर को सप्लाई देता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को 25 kV तक डाउन करता है उसके फेज वायर को तो कॉन्टेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और न्यूट्रल वायर को उसको सॉलिडली ट्रेन के ट्रैक से कांटेक्ट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर रहता है। यह ट्रांसफॉर्मर पेंटोग्राफ के थ्रू फेज वायर लेता है और जो ट्रेन के व्हील है उनके थ्रू न्यूट्रल वायर लेता है जो फेज वायर को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। अब यह ट्रेन के इंजन में जो ट्रांसफॉर्मर रखा है यह 25 किलोवोल्ट को 600 वोल्ट तक स्टेप डाउन करता है और फिर रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यदि ट्रेन में डीसी मोटर यूज हुई है तो डीसी मोटर को सप्लाई दे दी जाती है और
यदि एसी मोटर है तो यहाँ पर इन्वर्टर को काम में लिया जाता है और इसी डीसी को 3 फेज एसी में बदल दिया जाता है और फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करवाया जाता है जो ट्रेन के व्हील से जुड़ी रहती है। अब यह जो भी प्रोसेस है इसमें जो फेज वायर है वह कहीं भी ट्रेन की बॉडी से नहीं जुड़ा रहता है। जो भी सप्लाई आती है वह कहीं से भी ट्रेन की बॉडी को टच नहीं रहती है, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड रहती है। और बाई चांस यदि कॉन्टेक्ट वायर टूट जाता है, वो ट्रेन पर गिर जाता है तो ट्रेन की बॉडी में करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन जो पावर स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं वह तुरंत सर्किट को बंद कर देंगे, जिससे ट्रेन की बॉडी में तो करंट फ्लो होने का कोई भी चांस नहीं है। और सेकंड थिंग, ट्रेन के ऊपर ही पेंटोग्राफ के बाद में एक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में यह सर्किट ब्रेकर भी ओपन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम सिंगल फेज को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इन्वर्टर के थ्रू 3 फेज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर मोटर को रन करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जब ट्रेन का ट्रैक फेज को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है तो यदि बाई चांस हम ट्रेन के ट्रैक से टच हो गए तो क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? देखिए, इसका भी कोई चांस नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि ट्रेन का पूरा ट्रैक हर थोड़ी सी दूर के बाद में एक एल्यूमिनियम के रोड से ग्राउंड किया रहता है। तो जो भी करंट होता है वह जमीन में चला जाता है, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सेलेक्ट करता है और हमारी जो बॉडी है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा करंट है वह पूरा का पूरा जमीन में ही चला जाएगा। अब यह जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इसमें एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है और वह प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होती है वह वेट में हल्की होती है, क्योंकि इनके अंदर वजन मोटर का और ट्रांसफॉर्मर रखे हैं उन्हीं का होगा, तो इनका वजन ज्यादा नहीं होगा। जबकि पावर इस मोटर के पास में बहुत है, पर जब तक इस मोटर पर लोड नहीं पड़ेगा तब तक यह ज्यादा टॉर्क जनरेट नहीं करेगी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रेन के व्हील है वह ट्रेन बहुत ज्यादा हेवी होती है, तो वहीं पर स्लिप होने लग जाएंगे, जिससे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए एक तो जो ट्रेन की बोगी है जहां पर यह जो कंट्रोल सेटअप रहता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, वहां पर हेवी वेट रखे जाते हैं ताकि व्हील्स में स्लिप क्रिएट ना हो और मोटर का टॉर्क भी इससे इंप्रूव होता है। और यदि फिर भी व्हील स्लिप होते हैं तो इन व्हील्स के जस्ट सामने सैंड बॉक्स लगा रहता है। जब व्हील स्लिप होते हैं तो इस सैंड बॉक्स से बालू रेत निकलती है जो एकदम सूखी रहती है और यह बालू रेत व्हील्स और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिससे व्हील स्लिपिंग कम होती है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिन जिन लोकोमोटिव के अंदर ही इंजन लगा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वह ज्यादा पावरफुल होती है प्योर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से, क्योंकि डीजल इंजन वाली लोकोमोटिव जो ट्रैक्शन मोटर है उस पर फुल लोड डालकर रखती है, जिससे वे ज्यादा पावर जनरेट करती है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की एक चीज और नोटिस की होगी, इनके अंदर डीजल इंजन नहीं होता फिर भी यह आवाज करती है। वह इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर और जो इन्वर्टर है उसको कूलिंग के लिए इसके अंदर फैन चलते रहते हैं, तो उन्हीं से आवाज होती रहती है। तो यह थी लोकोमोटिव के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। और इससे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।